कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज कार्यक्रम के अंतर्गत हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसा विषय है जिसे चाहकर भी छोड़ा नहीं जा सकता। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन शिक्षा पद्धति पर। ऑनलाइन एजुकेशन कितनी निश्चित, कितनी अनिश्चित, इस विषय पर ही आज चर्चा करने, हमारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए, हमारी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला शिक्षा अधिकारी श्री A.N. बंजारा जी। बंजारा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। बंजारा जी, कार्यक्रम के अंतर्गत जो जैसा कि हमारा विषय है ऑनलाइन एजुकेशन, इस विषय से संबंधित पहला प्रश्न मैं आपसे करूंगी कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश में स्कूल खुलने की कितनी संभावनाएं बन रही हैं? वर्तमान में स्कूल खोलने की संभावना तो नहीं दिख रही है। हाँ, सामान्य काल होते ही स्कूल खुलने की संभावना हो सकती है जी। अभी पिछली लहर में आप सभी ने देखा है कि हमने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया है जी। तो वो भय बना हुआ है और तीसरी लहर की जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो बच्चों पे अटैक करेगा, तो इस सबको देखते हुए बच्चों को स्कूल तक लाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसे में तो ईश्वर से यही प्रार्थना की जा सकती है कि जल्दी से जल्द स्थिति सामान्य हो। बिल्कुल। यदि स्कूल खुलते भी हैं, स्थिति सामान्य हो जाती है, स्कूल खुलते हैं, तो उसमें क्या क्या इस खतरे से निपटने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं? देखिए, इस खतरे से निपटने के लिए सरकार बहुत ही संवेदनशील है और युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जितने भी जन स्वास्थ्य केंद्र हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको सुदृढ़ किया जा रहा है और ख़ास करके बच्चों के लिए अलग से हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं ताकि अगर कुछ उनको होता है तो उनको त्वरित उपचार मिले, वहाँ पर लाया जाए और बच्चे को बिल्कुल सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया जाए जी। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फलस्वरूप लाखों लोग इसका टीका प्रतिदिन लगवा रहे हैं। तो ये जो उपाय है, टीकाकरण जो हो रहा है, ये बहुत हम लोग को कोरोना महामारी से बचाव करेगा और साथ ही ये प्रेरित करेगा कि हम लगातार इससे बचने के जो उपाय हैं, चाहे शारीरिक दूरी का हो, चाहे मास्क लगाने का हो, चाहे सैनिटाइजर का है, ये लगातार बनाए रहने से हम तीसरी लहर से भी अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं। बंजारा जी, कोरोना से लड़ते लड़ते लगभग 2 साल हो चले हैं और हमारी जो ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रही है वो लगभग 2 सालों से चल रही है। ऐसी स्थिति में बच्चों में मानसिक बदलाव बहुत सारे देखे गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों में इन बदलावों के साथ कैसी शिक्षण पद्धति को अपनाया जाना चाहिए या क्या नई व्यवस्था की जानी चाहिए? देखिए, ये जो 1.5 साल का जो समय रहा है जी, ये मानसिक बदलाव का रहा है जी। न केवल बच्चों में बल्कि बड़ों में, वयस्कों में भी मानसिक बदलाव देखा गया है जी। बच्चों में ज़्यादा मानसिक बदलाव इसलिए आया है कि वो उन्मुक्त रूप से स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, लेकिन अभी वो घर में बंद रहे हैं। तो घर में बंद रहने से स्वाभाविक रूप से उनके मानसिक क्षमता में, शारीरिक क्षमता में परिवर्तन देखा गया है जी। हाँ, अब जब पढ़ने और पढ़ाने की बात आती है तो ऑनलाइन शिक्षा हम दे ही रहे हैं उनको। हाँ। 1.5 साल से उनको वो दिया जा रहा है कि बच्चे उससे जुड़े रहें, टीचर से जुड़े रहें, प्रश्न करते रहें, उत्तर देते रहें। तो ये संपर्क तो बना हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमको होम फ्रेंडली शिक्षा देने की ज़रूरत है। होम फ्रेंडली शिक्षा से तात्पर्य ये है कि माता पिता भी बच्चे के साथ पढ़ने पढ़ाने में शामिल हों और उनको खेल खेल में बताएं। यदि हम उनको ज़्यादा पुस्तक पढ़ने के लिए दें, कठिन पैराज उनको पढ़ने के लिए, तो वो ऊब सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे पढ़ने की चीज़ दें, कहानी की दें, खेल की बातें बताएं, विज्ञान की बातें बताएं। तो जो मौखिक रूप से बता रहे हैं उसको फिर धीरे से पुस्तक के रूप में दें, तो बच्चा उससे जुड़ा रहेगा, बच्चे की आदत छूटेगी नहीं पढ़ने की। तो ये ज़रूरत है, इसमें सभी की भागीदारी की आवश्यकता है। न केवल शिक्षक बल्कि पालक भी, समुदाय भी इससे जुड़ेंगे तो बच्चे पढ़ाई से निरंतर जुड़े रहेंगे। अभी लास्ट ईयर के एजुकेशन को देखा जाए तो जनरल प्रमोशन वाली बात आई, क्लास 10th को ले लें या क्लास 12th को ले लें, तो CBSE में क्लास 12th को जनरल प्रमोशन मिला और 10th में सभी को जनरल प्रमोशन मिला। ऐसी स्थिति में पढ़ाई को लेकर गंभीरता थोड़ी सी कम हुई, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
देखिए, परीक्षा नहीं लेने से स्वाभाविक रूप से पढ़ने के प्रति जो लगन रहता है, जो उत्साह रहता है, उसमें थोड़ी सी कमी आती है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी पढ़ने में ज़्यादा रुचि है, वो पढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी जब जो गंभीरता में कमी आ रही थी, इसके लिए उनको पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाना आवश्यक है। अच्छा। अभी जैसे हमारे विभाग ने एक सेतु अभियान शुरू किया है कि बच्चों को अभी हम 1 महीने उनकी पूर्व कक्षा का ज्ञान देंगे। अगर जो बच्चा भी 5वीं में पहुंच गया तो हम चौथी का कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, जो 6वीं में पहुंच गया तो उसको 5वीं का कुछ चैप्टर बनाएंगे, जिसको सेतु अभियान नाम दिया गया है, ताकि बच्चे अपने पहले कक्षा में क्या पढ़े थे उसको रिकॉल होते हुए, उससे वो जुड़ते हुए फिर नए कक्षा के विषय वस्तु से जुड़ेंगे तो उनको नया कक्षा का जो पाठ्यक्रम है कठिन नहीं लगेगा। तो ये चलाया जा रहा है और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चा है वो अपने पहले की जो सब्जेक्ट है, पहले का जो विषय वस्तु है, उससे आगे बढ़ते हुए नए विषय वस्तु की ओर जाएगा। अच्छा, यदि डिजिटल लिटरेसी की हम बात करते हैं तो शासकीय स्कूलों को यदि देखा जाए तो किस तरह से इन्हें अपग्रेड किया गया है इस डिजिटल लिटरेसी के लिए? देखिए, अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस की जो शुरुआत हुई जी, काफ़ी पहले से हुई है। जी जी। कॉलेजों में ये चलते रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में ये चलते रहा है, लेकिन कोरोना महामारी आने के बाद इस दिशा में सोचा गया कि क्या हम अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। ये सोचा गया और किया गया। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें 2 लाख से ज़्यादा टीचर जुड़े और 27-28 लाख से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन कक्षा इससे ले रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ही करीब 6000 से ज़्यादा पाठ्य वस्तुओं के वीडियो बनाए गए और यूट्यूब में अपलोड किए गए, पेन ड्राइव में दिए गए, सीडीज़ में दिए गए, ताकि उसको ऑनलाइन वो पढ़ सकें या कहीं पर वो उपयोग करके ऑफलाइन भी उसको पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या है, लोगों में एक जागरूकता तो आई कि भाई अभी हम ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन कम से कम पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन प्रश्न उनको दिए गए, बच्चों ने उसको घर में लिखा, उसको अपलोड किया, टीचर्स ने उसको देखा और उसका नंबर भी उनको दिया। तो ये प्रक्रिया बढ़ने से ये स्पष्ट संदेश गया कि हम ऑनलाइन कक्षाएं भी अच्छे से चला सकते हैं। और न केवल सामान्य काल में बल्कि इस विषम काल में भी ऑनलाइन की उपयोगिता सिद्ध हुई है और बच्चे भी इसका लाभ उठाए हैं, टीचर भी लाभ उठाए हैं और इस बहाने से बहुत सारे डिजिटल ऐप लोड किए गए हैं जी। बच्चों ने भी लोड किया, टीचर ने भी लोड किया कि हम किस ऐप का उपयोग करें ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो बहुत सारे शिक्षकों ने नवाचार भी इसके लिए किया है और स्वयं अपने मोबाइल से उन्होंने वीडियो बनाया है और उस वीडियो को उन्होंने बना के अपलोड किया है। तो इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ है और अभी भी इसमें अपग्रेडेशन की कार्यवाहियाँ चल रही हैं, अभी भी अपग्रेड होने की इसकी में संभावना बनी हुई है। स्थिति के सामान्य होने पर जब स्कूल खुल जाएंगे तो क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है टीचर्स को भी और बच्चों को भी अपने टीचर से कभी भी जुड़ने का, अपने बच्चों से कभी भी जुड़ने का, तो आपको क्या लगता है कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, तब भी क्या ये ऑनलाइन एजुकेशन वाली सुविधा रहेगी? बिल्कुल, ये सुविधा बनी रहेगी और लोग इसका उपयोग करेंगे। ये तो हमारे लिए बोनस होगा, बच्चों के लिए बोनस होगा जी, कि किसी न किसी माध्यम से उनको जोड़े रखा गया था। जैसे भी गर्मी में हम लोगों ने आमा राइट प्रोजेक्ट दिया, तो आमा राइट जो प्रोजेक्ट है उसमें पहली से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कुछ न कुछ प्रश्न दिए गए जो उनके घर परिवेश से संबंधित थे, उनके आसपास के वातावरण से संबंधित थे, जो उनके रिश्तेदारों से संबंधित थे, जो उनके आसपास के बाजार और दुकानों से संबंधित थे। उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया, टीचर्स ने भी उसमें भाग लिया, बच्चों ने भी उसमें भाग लिया। तो इससे क्या है कि वो आपस में जुड़े रहे। तो जब भी ये बातें आएंगी कि हम बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देंगे, तो ज़रूरत के हिसाब से ऑफलाइन, ज़रूरत के हिसाब से ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रावधान हमेशा रहेगा और इससे फ़ायदा होते रहेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन को सपोर्ट करेगा और ऑनलाइन ऑफलाइन को सपोर्ट करेगा ही। अच्छा, छत्तीसगढ़ जो सरकार है उन्होंने कुपोषण को हटाने के लिए मध्याह्न भोजन की योजना बनाई थी,
आज स्कूल बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए पोषण की सुविधाएं उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। बच्चे नहीं आ रहे हैं तो किस प्रकार से हम पेरेंट्स को जागरूक कर रहे हैं मध्याह्न भोजन के द्वारा जो उनको पोषण मिलता था, आज वो घर में किस प्रकार वो पोषित आहार ले पाएंगे? आपको मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में 30 लाख से अधिक बच्चे जी मध्याह्न भोजन का लाभ उठा रहे हैं। अभी भी कोरोना महामारी की इस काल में जी विभाग ने बच्चों को घर घर पहुंचा के पोषण आहार दिया है, जिसमें अच्छा। हाँ, जैसे प्राइमरी के अगर बच्चे की बात करें तो उसको एक दिन का जो खुराक है उसका 100 ग्राम चावल, 20 ग्राम दाल, 7 ग्राम तेल और 50 ग्राम सब्जी, अचार, पापड़। तो इसको 30 दिनों से कैलकुलेट करके कि 30 दिन में इनको कितना लगेगा जी। महीने में 22 या 23 दिन स्कूल लगता है, तो उसके हिसाब से उनको कितना लगेगा, उतने राशन का पैकेट बना के प्रत्येक बच्चे के हिसाब से उनको घर घर पहुंचा के दिया गया है 30 अप्रैल तक। अच्छा, 30 अप्रैल तक इसलिए कि हमारा शिक्षा सत्र 16 जून से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल तक है जी। और 1 मई से 15 जून तक अवकाश रहता है। अच्छा, तो हर बच्चे को मिडिल का हो या प्राइमरी का हो उनके घर पहुंचा के राशन दिया गया है ताकि उनका जो पोषण का स्तर है वो बना रहे। एक नई चीज़ आई थी सामने मोहल्ला क्लास के लिए, तो ये मोहल्ला क्लासेस क्या हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा में नवाचार की संभावना बनी रहती है और जब जब ऐसा कुछ संकट आता है तब तक शिक्षाविद कुछ न कुछ रास्ता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए निकालते हैं। हमारे प्रदेश में इस कोरोना महामारी के काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए पढ़ई तुम्हार द्वार, मोहल्ला क्लास, इसके अलावा अलग अलग टीचर्स ने, जैसे किसी ने मोटरसाइकिल में ही अपना बोर्ड लगा के उन्होंने किया, किसी ने स्कूटी में बोर्ड ले जाके किया। इसके अलावा लाउड स्पीकर क्लास भी चलाए गए। अच्छा। तो पहले जो पढ़ई तुम्हार द्वार का मतलब यह है कि हम आपके द्वार तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो। मोहल्ला क्लास इसी का एक वो था कि भाई जहाँ पर मोहल्ला है वहाँ कम बच्चे होते हैं, पूरे स्कूल के बच्चे वहाँ पर नहीं आते हैं, तो वहाँ पर टीचर जाके उस मोहल्ले के बच्चों को बुला के उनको पढ़ाता है। अच्छा। चाहे वो सामुदायिक भवन में हो या किसी अच्छे जो प्रसार बोलते हैं या बरामदा बोलते हैं, वहाँ बैठ के उन्होंने बच्चों को पढ़ाई कराया है। अच्छा। ये मोहल्ला क्लास है। बंजारा जी, हम इस कार्यक्रम में आगे और भी प्रश्न करेंगे, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन पर। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला शिक्षा अधिकारी AN बंजारा जी। बंजारा जी, जैसे आप बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, नवाचार की सुविधाएं शिक्षकों ने लेनी शुरू की हैं। ये नवाचार क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा खुलकर बताएंगे। ठीक है, नवाचार से तात्पर्य है हम किसी भी काम करने के तरीके में बदलाव जी, नए तरीके से पढ़ाना, नए सुविधाओं के साथ पढ़ाना, वो नवाचार कहलाता है। तो जब कोरोना महामारी के काल में कक्षाएं बंद हो गई तो उनको पढ़ाने के लिए
नए नए तरीके सोचे गए। जैसे एक मैंने बताया कि पढ़ई तुहर द्वार, तो पढ़ई तुहर द्वार का पोर्टल बनाया गया। उसमें बहुत सारे शिक्षकों ने अपने विषय से संबंधित वीडियो बना के उसमें डाले। अच्छा। इसके अलावा SCERT में स्टूडियो में उनकी रिकॉर्डिंग की गई, 20-20, 30-30 मिनट के उनके कोर्स के वीडियो, उनको उसमें डाला गया। अब इसके अलावा भी टीचर्स ने अपने साधन लेके, अपनी साइकिल में या अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी स्कूटी में बोर्ड लेके गए, और जहाँ पर बच्चे दिखे, हाँ भाई यहाँ पर बच्चे लोग मिलते हैं, उनको वहीं पर बुलाया और वहीं पर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि ये बना रहे। और ये लगातार क्रम में बना रहा, ऐसा नहीं है कि एक दिन वो गए और दूसरे दिन छोड़ दिए, लगातार उसमें जाते रहे। ब्लूटूथ का उपयोग किया गया, जिसको बुलठू के बोल कहा गया, उसके माध्यम से भी इसको किया गया। इसके अलावा हाट बाज़ार में जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर का उपयोग करके भी पढ़ाया गया कि एक जगह टीचर उसको पढ़ा रहा है और पूरे गांव के बच्चे उसको सुन रहे हैं अपने जगह से बैठे बैठे। तो इस प्रकार से बहुत सारे नवाचार टीचर्स ने किया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहें, और बच्चे भी बड़े रुचि के साथ, उनके लिए भी ये नया चीज़ था कि स्कूल जाने के बजाय वो घर से सीख रहे हैं, या मोहल्ले के प्रसार में बैठ के सीख रहे हैं, या किसी सामुदायिक भवन के बरामदे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो भी बड़े रुचि से इसमें जुड़े। जी। ऑनलाइन एजुकेशन की यदि हम बात करें तो उसका ये भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का ऑक्सीजन जो है वो इंटरनेट है, और ये इंटरनेट हर जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आज भी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने बच्चों तक पहुंचने के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई? देखिए, इसमें क्या है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि सभी जगह इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या है भी तो वो अटक के आता है। और इसमें जो टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई है कि उनके पास जो मोबाइल थे तो उसके द्वारा उन्होंने बच्चों को दिखाया, या अपने पेन ड्राइव में लेके, अपने टीवी में या अपने लैपटॉप में लेके बच्चों को दिखाया। तो उनको उस चीज़ की कमी नहीं होने दी कि आपके यहाँ इंटरनेट नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। टीचर्स ने उस चीज़ को समझा कि मेरे बच्चे इंटरनेट के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो सारे मटेरियल को पेन ड्राइव में ले लिए, पेन ड्राइव में लेके उनको दे दिया। इवन टीचर्स ने अपने कुछ सामग्री वहाँ छोड़ दिए कि ये आपके पास रखा हुआ है, जब चाहो आप देख सकते हो जी। तो उस कमी को इस प्रकार से दूर किया गया। अच्छा। और बच्चे को लाभ पहुंचाते रहे हैं। एक चीज़ और देखा गया था कि CBSE में, आपने भी पहले बताया कि बहुत सारे ऐप्स भी बनाए गए इस शिक्षण पद्धति के लिए। CBSE वालों ने बच्चों से जुड़ने के लिए कि उनका फीडबैक क्या है, दिशा पोर्टल का निर्माण किया। क्या CG गवर्नमेंट ने भी अपने बच्चों से जुड़ने के लिए कुछ इस प्रकार का पोर्टल बनाया? जैसे मैंने बताया कि जो पढ़ई द्वार का जो पोर्टल है जी, उससे बच्चे जुड़े हुए हैं, टीचर्स जुड़े हुए हैं, अपनी बात उसमें रख सकते हैं, टीचर भी अपनी बात रख सकते हैं, बच्चे भी अपनी बात रख सकते हैं। और बहुत सारे सुझाव बच्चों से आते हैं, टीचर से आते हैं, तो यहाँ जो विशेषज्ञ हैं उसके आधार पर उसमें सुधार करते हैं और सुधार करके उसको बताते हैं। बच्चों की भी जो मांग आती है कि भी हमको गणित विषय में इनने जो पढ़ाया है वो अच्छा लगा, तो इनके और वीडियोज़ दिए जाएँ। अच्छा। तो वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो आपस में संवाद होने के कारण ही ये जो कार्यक्रम है पढ़ई तुहर द्वार वो सफल हुआ जी। काउंसलिंग सेशन की यदि हम बात करें, मैंने पहले भी अपने प्रश्न में आपसे पूछा था कि हमारे बच्चों में बहुत सारे मानसिक बदलाव देखे जा रहे हैं। तो पहले तो क्योंकि बच्चे सब स्कूल आते थे तो बहुत सारे चेंजेस हम टीचर देखते भी थे, पेरेंट्स देखते भी थे, तो वो उसको जज कर लेते थे और काउंसलर के पास बहुत ही आरामजनक से भेज भी दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम मिल नहीं रहे हैं, हमारी सिर्फ बातें हो रही हैं, वो भी ऑनलाइन, और हम ऐसी स्थिति में बच्चों को जज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मानसिक बदलाव किस प्रकार से टीचर जज कर पाएगा और कैसे काउंसलर उन तक आसानी से पहुंच पाएंगे? देखिए, टीचर इसके लिए बिल्कुल सजग है जी, वो मानसिक रूप से तैयार है कि जब बच्चे स्कूल आएंगे तो हमको उनको किस ढंग से व्यवहार में लाना है जी। और टीचर्स को ये कहा गया है कि जब भी स्कूल खुलेगा तो आप अपने कोर्स को अच्छे से बना के रखिए, इस ढंग से बना के रखिए कि बच्चे के साथ उसको हम जोड़ सकें जी। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पहले ही दिन कक्षा लगेगी और इसको बच्चे के ऊपर बोझ लाद दिया जाएगा। नहीं, जैसे मैंने कहा कि सेतु पाठ्यक्रम बनाने का उद्देश्य यही था जी, कि हम बच्चों को उससे जोड़ें। इसी प्रकार गर्मी में जो आमा राइट प्रोजेक्ट दिया गया उसका भी यही कारण है कि बच्चा खेल खेल में ही सही पढ़ाई से जुड़ा रहे। तो उनमें जो मानसिक बदलाव आ रहा है वो सभी के नज़र में है जी।
तो उसकी जो काउंसलिंग है, पहली काउंसलिंग तो माँ बाप करेंगे। इसके बाद जैसे ही स्कूल खुलता है तो टीचर निश्चित रूप से उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि किस ढंग से हमको इसको पढ़ना है। और ज़्यादातर जो गतिविधियां बंद, जैसे खेल की गतिविधि है, सांस्कृतिक गतिविधि है, साहित्यिक गतिविधि, ये सारी गतिविधियां शुरू होंगी तो धीरे धीरे बच्चों का जो मानसिक अभी जो बदलाव आया है वो पुनः अपने पुराने उसमें आ जाएगा। फिर से वो उसी ढंग से व्यवहार करने लगे जैसे एक छात्र छात्रा व्यवहार करते हैं। बंजारा जी, ये तो आपने आगामी सत्र की बात की कि आगे जब होगा तब किस प्रकार से काउंसलर्स अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं आज की यदि बात करूं तो ऑनलाइन एजुकेशन में क्या काउंसलर्स बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल, टीचर जब इनको पढ़ाने की बात करते हैं ऑनलाइन में उनसे जुड़े रहते हैं, जैसे वेबिनार हो या गूगल जो मीटिंग है इसके माध्यम से क्लास के बच्चे अपने टीचर से जुड़ते हैं जी। और लगातार उनमें बात होती है। और टीचर के पास जब भी बच्चों की ये बात आती है कि हमको ये अच्छा नहीं लग रहा तो टीचर बाकायदे उसको समझाते हैं कि नहीं, ये विशेष काल है, इसमें हमको संभल के साथ रहना है, संयम के साथ रहना है और इसका डटकर मुकाबला करना है। और ये समय आया है तो जाएगा और हम फिर से उसी ढंग से स्कूल में आके उन्मुक्त ढंग से पढ़ सकेंगे, फिर से अपने हम आर्ट बाजार में जा सकेंगे। तो ये कुछ दिन के लिए है। तो इस प्रकार से टीचर्स बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं जी। तो ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है जारी है। एक चीज़ आपने कही थी कि पेरेंट्स को भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि बच्चों को खेल खेल में वो बहुत सारी बातें बताएं। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं, मदर फादर दोनों जो हैं वो वर्किंग हैं, ऐसे में वो बच्चे के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन की यदि बात करें तो बिना मम्मी पापा के सपोर्ट के किस प्रकार बच्चा जो है उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएगा? देखिए, जो ऑनलाइन कक्षाओं को जो समय शुरू में रखा गया तो उसी को ध्यान में रख के किया गया था कि सुबह या शाम, क्योंकि बच्चे के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। एंड्रॉइड मोबाइल किसके पास है? पालक के पास। पालक घर में कब रहता है? या सुबह रहता है या शाम में रहता है। तो इन कक्षाओं का जो समय सुबह या शाम में रखा गया था ताकि उस मोबाइल का उपयोग बच्चा कर सके और पालक भी देख सके कि क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। और पालक भी उसमें शामिल होते हैं। कई जगह से ऐसी बात है कि पालक भी उसमें शामिल हुए, उन्होंने भी अपना प्रश्न रखा, उन्होंने भी अपने विचार टीचर को साझा किया जी। तो बंजारा जी, आज इस चर्चा के दौरान आपने बहुत सारी सार्थक जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी आपने। एक और प्रश्न आपसे करूँगी कि जो बच्चे हैं वो किस प्रकार अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को एंजॉय कर रहे हैं और क्या आगे चलकर भी इनको ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जिससे ये आसानी से जुड़ सके? जो छोटे बच्चे, मैं स्पेशली उन छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जो ग्रोइंग ईयर में हैं, अभी स्कूल जाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में वो बच्चों को किस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन के तहत आप शिक्षित करने की बात करेंगे? देखिए, आवश्यकता के अनुसार ही ये सारे आते जाते हैं। अगर विदेशों की हम बात करें तो जो चाहे यूरोपियन कंट्री हो या अमेरिकन जो कंट्री, वहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा काफ़ी पहले से दी जा रही है। अब वो हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है और बच्चे भी उसमें अनुकूलित होने लगे, यानी उसको स्वीकार करने लगे हैं। आप स्वयं देखिए, घर में जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो कार्टून का उसको पकड़ा देते हैं, तुम देखते रहो। बिल्कुल उसी तरीके से ये अब दे सकते हैं कि हाँ, ये आपकी मैम है, आपको ये पढ़ा रही, देखिए करके। बच्चा उस मैम को देखने लगता है, उस टीचर को देखने लगता है और उससे जुड़ जाता है। फिर उस समय में वो प्रतिदिन देखेगा कि हाँ 8 बजे इस जो मोबाइल है इसमें हमारी मैम आती है, हमारे टीचर आते हैं और उससे वो जुड़ने लगते हैं। जी, बहुत ही सार्थक जानकारी दी आज आपने हमारे दर्शकों को। दर्शकों, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति, इस विषय पर आज हमने बातचीत की और हमें उम्मीद है कि आपके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी वो श्री एन बंजारा जी के जवाबों से शांत हुई होंगी। इसी प्रकार हम आगे और भी कार्यक्रम लेकर आएंगे। कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।